हेलो एवरीवन। जेई मेन के चौथे दिन जो सेकेंड शिफ्ट में केमिस्ट्री का क्वेश्चन आया था उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें बोल रहा है ए कॉम्प्लेक्स CrH2O का होल 6 .Cl3 शो कंडक्टेंस सिमिलर टू 1:2 इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, 1:2 इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? अगर इस कॉम्प्लेक्स को पानी में डिजोल्व करेंगे तो कटायन का अगर 1 मोल मिलेगा तो एनायन का 2 मोल मिलेगा। 1:2 का मतलब यही है। अब आगे देखो, बोल रहा है 9.3 ग्राम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज पास्ड थ्रू ए कैटायन एक्सचेंजर, देन एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड। तो 9.8 ग्राम सॉल्यूशन का लिया और इसको कैटायन एक्सचेंजर से पास किया तो उसमें से कैटायन तो खत्म हो जाएगा और उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट मिला रहा है। तो सिल्वर नाइट्रेट जब मिलाएंगे तो यहाँ से जो कैटायन आएगा वो सिल्वर प्लस आएगा। उसके बाद बोल रहा है फाइंड मास ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड। तो जितना AgCl का मास प्रेसिपिटेट होगा उसको बताना है। तो सबसे पहला अपना टारगेट क्या होना चाहिए? AgCl का अगर मास बताना है तो उसके लिए अपने को इसका मोल चाहिए, और जैसे इसका मोल पता चल गया, मोल इंटू इसका मोलर मास मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसका मोल कैसे निकलेगा? तो AgCl का मोल बताना है तो क्लोराइड आयन का मोल बताना पड़ेगा, और क्लोराइड आयन का मोल बताने के लिए ऊपर डेटा दिया है कि 9.3 ग्राम इस सॉल्यूशन का हमने लिया कॉम्प्लेक्स का। तो चलो कॉम्प्लेक्स का पहले हम देखते हैं। 1:2 टाइप का कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको हम लोग लिख सकते हैं CrH2O5। एक क्लोराइड अंदर होगा और 2 क्लोराइड बाहर होगा। देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी मेंटेन करना है। वर्नर थियरी पे बेस्ड है क्वेश्चन है, वर्नर थियरी। चलो यहाँ पे देखो 1:2 टाइप का हमने सॉल्ट बना दिया। अब यहाँ पे इसका 9.3 ग्राम लिया गया है इस सॉल्ट का। तो इसका मोल कितना होगा? तो वेट तो दिया है 9.3 ग्राम। अब इसके मोलर मास से डिवाइड कर दो और इसका मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा फिर। तो इसका मोलर मास जो आएगा, क्रोमियम का वेट मोलर मास दिया है 52 ग्राम और 6 मोल वाटर है तो 18 इंटू 6 हो गया, प्लस 3 मोल इसमें क्लोराइड भी है तो 35.5 इंटू 3। इसको सम करने के बाद इसका मोलर मास आएगा 266.5 ग्राम। तो देखो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अगर मोल निकालना होगा तो हम लोग 9.3 जो इसका वेट दिया है उसमें मोलर मास से डिवाइड कर लेंगे, और इसको डिवाइड करने के बाद अप्रोक्स, मैं तो ऑलरेडी डिवाइड किया हूँ इसको, इसका वैल्यू आएगा 0.0349 मोल। समझे? इतना मोल आ गया। तो यहाँ से इस कॉम्प्लेक्स का मोल आया। अपने को चाहिए क्लोराइड आयन का मोल। देखो जब एक कॉम्प्लेक्स टूटेगा तो 1 मोल के करेस्पॉन्डिंग 2 मोल क्लोराइड मिलने वाला है। यहाँ पे देखो 2Cl- बाहर है तो मोल ऑफ क्लोराइड कितना हो जाएगा? मोल ऑफ क्लोराइड आयन जो भी आएगा उतना ही मोल AgCl बनेगा। मोल ऑफ AgCl, देखो होगा क्या, जो क्लोराइड आयन है वो सिल्वर नाइट्रेट मिलाने पे Ag प्लस से रिएक्ट करके AgCl बनाएगा। तो जो भी क्लोराइड आयन के मोल होंगे उतना ही AgCl का मोल बनेगा। तो इन दोनों का मोल सेम है, और हमें पता है कि जो भी क्लोराइड आयन का मोल आएगा इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के मोल का 2 गुना आएगा। तो यहाँ पे इसका 2 टाइम्स कर लिए। अब इसको मल्टीप्लाई करने पे इसको लिख सकते हैं 0.0698। तो AgCl का अभी मोल पता चला है। क्वेश्चन में बोला है वेट, तो यहाँ से वेट ऑफ AgCl या मास ऑफ AgCl क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ AgCl। तो AgCl का मोल 0.0698 इंटू इसका मोलर मास, और AgCl का मोलर मास होता है 143.5। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अप्रोक्स इसका वैल्यू आएगा 10.015
या 10.02 लिख सकते हैं, इतना ग्राम। तो जो AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा वो 10.02 ग्राम के आसपास होगा। इस क्वेश्चन में बोल रहा है 0.18 मोलर HQ सॉल्यूशन हैज मोलर कंडक्टिविटी 1.30 टाइम्स द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर HZ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो, जो HQ का मोलर कंडक्टिविटी है, HQ का जो मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे आ रहा है, वो बोला है 1/30 टाइम्स है डेट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HZ। और फिर बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ pKa माइनस pKa गिवन डेट अल्फा इज वेरी लेस देन 1। अच्छा, अल्फा का वैल्यू बहुत बहुत कम है यहाँ पे, और बोल रहा है एज्यूम करो कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Q माइनस एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Z माइनस बराबर है। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे pKa वैल्यू दिया है दोनों एसिड का, और इसमें रिलेशन पूछ रहा है, तो अपने को Ka का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो पहला एसिड जो है HQ, अगर इसको देखते हैं तो ये टूटेगा और बनाएगा H+Q माइनस। पानी के अंदर यहाँ पे AQ लिख सकते हैं, एक्वा सॉल्यूशन है, और हर जगह लिखना पड़ेगा, नहीं भी लिखेंगे तो अंडरस्टूड होता है वो। तो यहाँ पे पहले का मान लो कॉन्सेंट्रेशन C1 और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 1। तो देखो इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, अगर इक्विलिब्रियम पे बात करें तो C1 में से C अल्फा 1 टूटेगा, ये बनेगा C अल्फा 1 और ये भी बनेगा C अल्फा 1। तो यहाँ से Ka जो HQ है, इसके लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं C अल्फा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये C1 अल्फा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 माइनस C1 अल्फा 1। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा C1 अल्फा 1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 1। और क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, फर्स्ट का या सेकेंड का, उसको बहुत 1 के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ से जो Ka आ रहा है फर्स्ट एसिड का, Ka वैल्यू आ रहा है HQ का, वो आएगा C1 अल्फा 1 स्क्वायर। अच्छा, सिमिलरली सेकेंड एसिड के लिए लिख सकते हैं Ka जो वैल्यू है HZ के लिए, वो आ जाएगा C2 अल्फा 2 स्क्वायर। तो Ka और जो पहला और दूसरा एसिड है उसके Ka में रिलेशन यहाँ पे बताना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिवाइड कर दो, पहले और दूसरे को। तो यहाँ से आ रहा है KaHQ डिवाइडेड बाई KaHZ इज इक्वल टू C1/C2 अल्फा 1 बाई अल्फा 2। अच्छा, C1/C2 यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है, देखो दिया है, बोला क्या है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.18, C1 का वैल्यू दिया है और C2 का वैल्यू है 0.02। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो आएगा 0.18 अपॉन 0.02, और यहाँ से आगे अल्फा 1 बाई अल्फा 2, इसको डिवाइड करने पे आ रहा है 9 अल्फा 1 बाई अल्फा 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से अल्फा 1 अल्फा 2 कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पे देखो एज्यूम करना है कि जो Q माइनस है उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और Z माइनस का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बराबर है। अच्छा, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड H प्लस का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आएगा उसको ऐड कर देते हैं। तो दोनों साइड ऐड करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस और प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Z माइनस। तो यहाँ से देखो इसको लिख सकते हैं, ये तो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ
HQ, और इधर से जो बन रहा है इसको लिख सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HZ। कोलराउस लॉ से लिख सकते हैं इसको। तो ये दोनों बराबर है, HQ और HZ का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बराबर है। तो फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे लिखेंगे? अगर पहला वाला अल्फा लिखना है पहले वाले एसिड के लिए तो लिख सकते हैं लेमडा m अपॉन लेमडा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HQ। तो यहाँ से ये देखो, ये जो लेमडा एम है एसिड के लिए लिख रहे हैं तो इसको कैपिटल लेमडा एम लिखते हैं, लेमडा एम अपॉन लेमडा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HQ। ये पहले एसिड के लिए हो गया। और दूसरे एसिड के लिए लिखना होगा तो अल्फा 2 लिख सकते हैं लेमडा एम HZ डिवाइडेड बाय लेमडा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HZ। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से लेम्ड अल्फा 1 बाई अल्फा 2 अपने को मिलेगा। ये देखो ये दोनों बराबर हैं, इसका डिनोमिनेटर जो है इक्वेशन 2 का और इक्वेशन 1 का डिनोमिनेटर बराबर है। देखो ऑलरेडी हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। तो यहाँ से लिख सकते हैं लेमडा एम HQ अपॉन लेमडा एम HZ। और क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है देखो, जो लिमिटिंग ये जो मोलर कंडक्टिविटी HQ का था और HZ का जो था इसमें रेशियो क्या दिया है 1/30 का रेशियो दिया है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/30। और इस अल्फा 1 बाई अल्फा 2 के वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से एक्सप्रेशन क्या आएगा देखो, यहाँ से आएगा KA HQ अपॉन KA HZ इज इक्वल टू 9 इंटू 1 बाई यहाँ पे 30 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 100। अब दोनों साइड अपने को लॉग लेना होगा क्योंकि देखो यहाँ पे क्या PKA वैल्यू में डिफरेंस पूछ रहा है तो लॉग लेंगे। तो यहाँ से आएगा लॉग KA HQ माइनस लॉग KA HZ इज इक्वल टू यहाँ पे लॉग 1/100। तो यहाँ से log 1/100 का वैल्यू आ गया -2। और यहाँ से देखो इसको लिख सकते हैं log KA HQ माइनस log KA HZ। अब इधर दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस। तो अब देखो इसको लिख सकते हैं PKA ऑफ HQ। अब यह प्लस है तो क्या करेंगे इसको लिख सकते हैं माइनस PKA HZ। HZ का PKA इज इक्वल टू 2। तो इसी में डिफरेंस बोल रहा था PKA, देखो PKA HQ का माइनस PKA HZ का, इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है तो इन इन दोनों में डिफरेंस जो है 2 का आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर द रिएक्शन Cl2 प्लस KOH कन्वर्टिंग इनटू KCl प्लस KClO प्लस H2O 1 mole of Cl2 passed into 2 liter 2 molar solution of KOH. Determine the molarity of chloride, hypochlorite and hydroxide respectively। तो यहाँ पे देखो ये जो रिएक्शन लिखा है सबसे पहले इसको बैलेंस करो। Cl2 बैलेंस करके लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा 2KOH कन्वर्टिंग इनटू KCl प्लस KClO प्लस H2O। यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन में बोला है कि जो KOH का सॉल्यूशन है वो 2 लीटर का है। ये 2 लीटर इसमें जो KOH भरा है इसका वॉल्यूम बोला है 2 लीटर है और कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 2 मोलर है। अब इसमें अगर Cl2 गैस पास करेगा तो Cl2 गैस पास करने से वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं,
तो यहाँ पे देखो Cl2 का जो मोल है 1 मोल पास किया है, KOH का कितना मोल आएगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम से इसका मोल निकाल लेंगे, और इसका मोल आ रहा है 4, KOH का आ गया मोल 4। अब ये रिएक्शन करके KCl बना रहा है, तो देखो यहाँ पे KCl के कितने मोल बनेंगे या KClO के कितने मोल बनेंगे स्टाइकोमेट्री से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो Cl2 है, Cl2 कंज्यूम हो जाएगा पूरा का पूरा रिएक्शन में, तो रिएक्शन के बाद इसके 0 मोल बचेंगे। और देखो 1 मोल Cl2 के लिए KOH के 2 मोल कंज्यूम होंगे, तो 2 मोल खर्च हो जाएगा, तो जो KOH बचेगा वो सिर्फ 2 मोल बच जाएगा, और जो KCl बनेगा वो 1 मोल बनेगा, और KClO भी 1 मोल बनेगा। अब देखो फाइनली हमने रिएक्शन के बाद सबका मोल निकाल लिया। अब कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, जो मोल है उसमें वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। तो यहाँ से KOH का कॉन्सेंट्रेशन, इसका वो मोल है 2 लीटर, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन जो होगा, जो KOH का कॉन्सेंट्रेशन होगा वही OH माइनस का होगा। इसका मोल 2 मोल है और वॉल्यूम है 2, तो मोल बाई वॉल्यूम कर दिए, इसका कॉन्सेंट्रेशन आ गया 1 मोलर। ऐसे ही जो क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, तो क्लोराइड आयन के मोल 1 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम 2, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन आ गया 0.5। ऐसे ही हाइपोक्लोराइट आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं ClO माइनस का, इसका मोल है 1, और कंटेनर में जो एक्वस सॉल्यूशन है इसका वॉल्यूम है 2, तो इसका भी मोल आ गया 0.5 मोलर। तो क्वेश्चन में जो बोल रहा था एक क्लोराइड आयन का मोल, हाइपोक्लोराइट और देन हाइड्रोक्साइड का मोल पूछ रहा था, मतलब 0.5 0.5 देन 1, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है इस क्वेश्चन में बोल रहा है द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप जिंक 65 इज 245 days. Find the time after which activity of zinc sample remains 75% of its initial value. अच्छा, एक्टिविटी जो बोल रहा है, तो जो हम लोग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, जो ए नॉट वैल्यू लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन भी ले सकते हैं। और देखो एक्वा सॉल्यूशन होगा तो कॉन्सेंट्रेशन होता है, अगर गैस होगा तो गैस के लिए प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन ले सकते हैं। लेकिन जो सॉलिड होता है ना, तो सॉलिड के लिए वो जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको हम लोग एक्टिविटी वर्ड नाम देते हैं। तो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन यूज करते हैं एज इट इज उसको अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, समझे। तो यहाँ पे देखो हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कर दिया है, तो यहाँ से हम लोग के निकाल सकते हैं, के इजकल टू 1 जो हाफ लाइफ होता है इंटू ln 2 करके के निकाल लेंगे यहाँ से। तो देखो ln 2 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ जो दिया है 245 डेज दिया है, तो यहाँ से हाफ लाइफ आ गया डे इनवर्स। अब बोल रहा है फाइंड द टाइम आफ्टर विच एक्टिविटी ऑफ जिंक सैंपल रिमेन्स 75%। तो देखो मान लो टाइम टी है, तो के टी इजकल टू क्या लिखेंगे, एल एन इनिशियल एक्टिविटी जो भी होगा ए नॉट मान लो, और फाइनली एक्टिविटी रह गया ए नॉट का 75%, ए नॉट का 75%, तो इसको लिख सकते हैं एल एन 100/75 मीन्स एल एन 4/3। तो यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, टाइम क्या हो जाएगा 1/k, और k का वैल्यू तो लिख चुके हैं हम लोग ln 2 डिवाइडेड बाई 245, तो 245 ऊपर चला गया इंटू ln 4/3, ln 4/3 को लिख सकते हैं ln 4 माइनस ln 3, ln है, अच्छा ऊपर भी ln है नीचे भी ln है, तो log में कन्वर्ट करेंगे, तो ऊपर जो इसका फैक्टर आता है जो मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 का,
तो नीचे भी वही फैक्टर आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे। अब यहाँ से t इजकल टू लिख सकते हैं 1/k, और k का वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ln 2 और डिवाइडेड बाई 245 था, तो हो जाएगा 245 इंटू ln 4/3। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो अपना टाइम आ जाएगा 245 डिवाइडेड बाई ln 2, और ये हो गया ln 4 माइनस ln 3। अच्छा देखो, ऊपर नीचे दोनों ln है, तो ln को log में लिख सकते हैं, क्योंकि जो फैक्टर मल्टीप्लाई में आता है 2.303 वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 245, ये log 4 को लिख सकते हैं 2 log 2 माइनस log 3 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा log 2। अब देखो यहाँ पे log 2 log 3 का वैल्यू रख सकते हैं, तो log 2 का वैल्यू होता है 0.3010 माइनस log 3 का वैल्यू होता है 0.4771 डिवाइडेड बाई log 2 का वैल्यू रख लो 0.3010। अब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू अप्रोक्स आएगा 101.66, यहाँ पे डे आया। तो देखो, इसको लगभग लिख सकते हैं 102 दिन लगेंगे, 102 डेज लगेंगे, तब जाके इसका जो सैंपल जो है ना, इनिशियल एक्टिविटी का 75% रिमेनिंग रहेगा। इस क्वेश्चन में बोल रहा है इफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी हैव ए वेपर प्रेशर ऑफ 55 किलो पास्कल एंड 15 किलो पास्कल रेस्पेक्टिवली। अच्छा, प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर दिया है ए और बी का, तो पी ए नॉट हो गया 55 किलो पास्कल एंड पी बी नॉट जो है वो हो गया 15 किलो पास्कल। आगे बोल रहा है इफ इन ए सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर इज 0.8। ए और बी का एक सॉल्यूशन लिया है यहाँ पे, ए और बी के सॉल्यूशन में बोल रहा है कि ए का जो मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज में, यहाँ पे मान लो सॉल्यूशन है ए और बी का, इसमें है ए और बी, तो जो ए का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन है यहाँ पे मान लो ए कुछ होगा, और यहाँ पे बी के भी पार्टिकल होंगे वेपर फेज में, तो ये मान लो बी के पार्टिकल है, इसको बोल रहे हैं वाई बी, मतलब बी के मोल मोल फ्रैक्शन जो भी है, और ये जो ग्रीन वाला है वो मान लो ए का मोल फ्रैक्शन है, ए के पार्टिकल है और उसके करस्पॉन्डिंग मोल फ्रैक्शन वाई ए है। तो अब बोल रहा है कि फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। लिक्विड फेज में ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा मान लो एक्स है, और लिक्विड फेज में जो बी का मोल फ्रैक्शन होगा उसको एक्स भी बोल देते हैं। तो अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए का जो है वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन दिया है और लिक्विड फेज में पूछ रहा है, तो देखो जब भी लिक्विड फेज और वेपर फेज को मर्ज करता है क्वेश्चन में, तो एक कंसेप्ट सबसे पहले अप्लाई करो कि जो राउल्स लॉ से प्रेशर लिखोगे, राउल्स लॉ से उसको डाल्टन लॉ से जो प्रेशर लिखते हैं उसको इक्वेट करो, डाल्टन लॉ से जो प्रेशर लिखते हैं उस दोनों प्रेशर को इक्वेट कर दो। तो यहाँ पे अगर ए के लिए हम बात करें, ए के लिए तो राउल्स लॉ से ए कितना प्रेशर लगा रहा होगा गैसियस फेज में, वेपर फेज में, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कैसे लिख सकते हैं, तो पी ए नॉट, राउल्स लॉ से लिखेंगे तो पी ए नॉट इंटू एक्स ए इज इक्वल टू, अच्छा डाल्टन लॉ से गैसियस फेज में वेपर फेज में प्रेशर लिखेंगे, तो वेपर फेज में ए का मोल फ्रैक्शन वाई ए इंटू टोटल प्रेशर। अब फिर बी के लिए अगर ऐसे ही लिखेंगे तो बी का राउल्स लॉ से अगर देखेंगे बी जो कंपोनेंट है बी वाला कितना वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर लगा रहा होगा, तो पी बी
नॉट इनटू इसका एक्वस फेज में मोल फ्रैक्शन कितना है, एक्स बी, इज इक्वल टू पी का जो वेपर फेज है उसमें कितना मोल फ्रैक्शन है, वाई बी इंटू पी टोटल। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा पी ए नॉट एक्स ए अपॉन पी बी नॉट, सॉरी पी बी नॉट एक्स बी इज इक्वल टू, यहाँ पे वाई ए दिया है 0.8, क्वेश्चन में दिया है वाई ए, जो वाई ए है वो क्वेश्चन में बोला है 0.8 है, तो वाई बी कितना हो जाएगा 0.2, तो वाई बी हो गया 0.2 इंटू पी टोटल से पी टोटल कट गया। तो यहाँ से देखो पी ए नॉट पी बी नॉट भी दिया है, तो पी ए नॉट पी बी नॉट का वैल्यू रखो, पी ए नॉट है 55 किलो पास्कल डिवाइडेड बाई पी बी नॉट है 15 किलो पास्कल इंटू एक्स ए अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू 4। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 11, ये हो गया 3, तो एक्स ए अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू आ रहा है 12 अपॉन 11। तो यहाँ से एक्स बी जो है उसका वैल्यू आएगा 11 अपॉन 12 इंटू एक्स ए। तो देखो अब एक्स ए एक्स बी में रिलेशन आ गया, तो हमें पता है सिंस एक्स ए प्लस एक्स बी अगर दो कंपोनेंट है तो दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा वन होगा। तो यहाँ से बोल रहा था ए का मोल फ्रैक्शन बताना है, मीन्स एक्स ए बताना है, तो एक्स ए को रहने दो और एक्स बी को रिप्लेस कर दो एक्स ए के टर्म में, 11/12 इंटू एक्स ए। इसको सॉल्व करने पे आएगा एक्स ए इंटू 23/12 इजकल टू 1। तो एक्स ए का वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा एक्स ए इजकल टू 12/23। अच्छा देखो अप्रोक्स 0.5 के आसपास आएगा डिवाइड करने पे, ऑप्शन देख के हम लोग बता सकते हैं 0.5 के आसपास यही वैल्यू दिख रहा है, तो इसको डिवाइड करने पे कितना आएगा 0.5217, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5217। तो ए का जो लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन है उसका वैल्यू हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है 2 moles each of the gases P2, Q2 and PQ are present in a vessel at equilibrium। अच्छा जो P2 है वो Q2 के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे PQ बना रहा है, 2 टाइम्स ऑफ PQ, और बोल रहा है इक्विलिब्रियम पे ना, यहाँ पे T इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे तो इच जो गैस है इनके दो दो मोल प्रेजेंट हैं। अच्छा यहाँ पे देखो डेल्टा एन जी कितना है 0, तो के पी लिखो के सी लिखो सब बराबर ही है। आगे बोल रहा है इफ 1 मोल ईच ऑफ पी एंड क्यू इज एडेड एट इक्विलिब्रियम। अब फिर क्या कर रहा है, यहाँ पे पी और क्यू का एक एक मोल ऐड कर रहा है, देन डिटरमाइन द कंपोजिशन इन मोल ऑफ ईच स्पीसीज एट द न्यू इक्विलिब्रियम। अच्छा एक एक मोल दोनों का ऐड करेगा पी और क्यू का, तो होगा क्या इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और पी का जो मोल हो जाएगा, देखो जैसे ऐड किया 3 मोल हो गया और क्यू का 3 मोल हो गया, लेकिन इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो गया। अब लीचट लेयर प्रिंसिपल से अपने को पता है कि ये जब मोल इसका बढ़ गया पी और क्यू का तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब यहाँ से 3 मोल में से कुछ इसका घटेगा, मान लो एक्स मोल घट गया और क्यू का भी एक्स मोल घट गया, तो जो पी है पी क्यू प्रोडक्ट पी क्यू का स्टार्टिंग में 2 मोल था, अब इसका क्या हो जाएगा 2 मोल से 2 प्लस 2x मोल हो जाएगा न्यू इक्विलिब्रियम पे। समझ गए, जो नया इक्विलिब्रियम आएगा मोल का कंपोजिशन ए हो जाएगा। अब x का वैल्यू कैलकुलेट कर ले फिर आंसर आ जाएगा। तो x का वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इनिशियली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि शुरू में स्टार्टिंग में इक्विलिब्रियम ही था। तो देखो यहाँ से जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। ये प्रीवियस वाले इक्विलिब्रियम से वैल्यू निकाल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम का,
तो इसका वैल्यू आ रहा है 1। अब देखो, हमने पी और क्यू का एक एक मोल ऐड किया, तो मोल ऐड करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू तो चेंज नहीं होगा। मीन्स फिर हम लोग लिख सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा इसका वैल्यू 1 ही है, और ये दिस मस्ट बी इक्वल टू 2 प्लस 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x इंटू 3x, मीन्स 3x माइनस 1 का स्क्वायर। तो अब देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 प्लस 2x अपॉन 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ से सॉल्व करो तो आएगा 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, और यहाँ से x का वैल्यू आ रहा है 1/3। अब देखो, जैसे x का वैल्यू पता चल गया, वैसे हम लोग p का मोल लिख सकते हैं। p का मोल क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स, तो 3 माइनस एक्स मतलब 1/3, तो ये आ गया 8/3। ये मोल ऑफ P2 हो गया। 8/3 मतलब 2.67। अच्छा, जो P2 का मोल है वही क्या होगा, मोल ऑफ Q2 होगा। जो Q2 है इसका भी मोल हो जाएगा 2.67, और जो मोल ऑफ PQ है, PQ का मोल हो जाएगा 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1/3, मीन्स ये भी आ रहा है 8/3। तो ये भी मोल क्या हो गया, बराबर ही हो गया 2.67 के। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें PQ के मोल 2.67 है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ CH4 gas and C2H6 gas are x kilojoule and y kilojoule per mole. Find the maximum wavelength of photon required to dissociate CC bond in C2H6। तो देखो, अगर C2H6 के बॉन्ड को डिसोसिएट करना है, इस पे अगर लाइट गिरेगा, मान लो कोई लाइट गिर रहा है, तो लाइट का एक पार्टिकल फोटोन बोलते हैं, उसका एनर्जी होता है एच न्यू। तो बोल रहा है कि मैक्सिमम वेवलेंथ बताओ। मैक्सिमम वेवलेंथ क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं एच न्यू को hc/λ। तो देखो, वेवलेंथ मैक्सिमम मीन्स एनर्जी मिनिमम, तो मिनिमम एनर्जी का फोटोन कौन यहाँ पे गिरेगा जो इस बॉन्ड को ब्रेक कर दे। तो हम क्या करें, सीसी बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट कर लें, और जैसे बॉन्ड एनर्जी आएगा तो हम बोल सकते हैं कि जो बॉन्ड एनर्जी होगा, सीसी बॉन्ड का जो बॉन्ड एनर्जी होगा, सीसी बॉन्ड का जो बॉन्ड एनर्जी होगा उसके बराबर कम से कम उतना तो फोटोन, एक इंडिविजुअल फोटोन के पास एनर्जी होना ही चाहिए। समझे, एक इंडिविजुअल फोटोन के पास कम से कम सीसी बॉन्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी होना ही चाहिए। इससे ज्यादा होगा तो भी तोड़ देगा, उससे कम हो गया तो नहीं तोड़ पाएगा। तो अपना टारगेट है कि सीसी बॉन्ड एनर्जी को hc/λ के बराबर कर देना, और फिर यहाँ से लेमडा आ जाएगा, यहाँ पे लेमडा मैक्सिमम का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे देखो, हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ मीथेन दिया है, तो मीथेन गैस का जो हीट ऑफ एटमाइजेशन है, मीथेन गैस का, तो अगर हीट ऑफ एटमाइजेशन देंगे तो यहाँ से बनेगा कार्बन गैस प्लस 4H गैस। और देखो, यहाँ पे जो हीट ऑफ एटमाइजेशन है मीन्स बॉन्ड एनर्जी से रिलेट करेंगे तो CH 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 CH, चार यहाँ पे CH बॉन्ड है। तो अगर CH बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH की बात करें तो 4 टाइम्स ऑफ CH बॉन्ड एनर्जी यहाँ पे खर्च हुआ होगा, तब जाके किस में कन्वर्ट हुआ है, इंडिविजुअल जो एटम है, एटम में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ CH बॉन्ड एनर्जी को लिख सकते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बराबर। तो यहाँ से आ गया CH का बॉन्ड एनर्जी x/4। सिमिलरली यहाँ पे देखो, C2H6 का एटमाइजेशन दिया है, हीट ऑफ एटमाइजेशन y। अच्छा, ये किलो जूल में है, ये जो भी वैल्यू आ रहा है किलो जूल पर मोल में है। तो C2H2 में देखो, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर अगर ऐसे बना है,
तो देखो 6 CH बॉन्ड है और एक CC बॉन्ड है। तो इसको अगर हीट ऑफ एटमाइजेशन देंगे तो ये C गैस में कन्वर्ट होगा, 2 मोल C गैस बन जाएगा और 6 मोल अपने को मिलेगा H गैस। तो हीट ऑफ एटमाइजेशन बोल रहा है वाई है। तो देखो हीट ऑफ एटमाइजेशन वाई को किसके बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पे 6 CH बॉन्ड ब्रेक करना पड़ा है, मीन्स 6 टाइम्स ऑफ CH बॉन्ड एनर्जी खर्च हुआ है, प्लस इस CC बॉन्ड को भी ब्रेक करना पड़ा है। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC, तो अगर इतना एनर्जी देते हैं मतलब 6 टाइम्स ऑफ CH बॉन्ड एनर्जी देंगे तो ये 6 CH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। फिर बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC के बराबर एनर्जी देंगे तो ये CC बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और कुल मिला के एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस एटम में। तो अब देखो ये जो एनर्जी खर्च हुआ, एनर्जी जो खर्च हुआ इतना आ रहा है, बॉन्ड एनर्जी के टर्म में लिख लिए और इसी को एटमाइजेशन एनर्जी के बराबर बोल सकते हैं, मीन्स वाई के बराबर बोल सकते हैं। और वाई जो है वो किलो जूल में है। तो यहाँ से बॉन्ड एनर्जी ऑफ सीसी, सीसी बॉन्ड जो है उसका बॉन्ड एनर्जी कितना आ रहा है, सीसी बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी आ रहा है y-3x/2। अब देखो अपना टारगेट क्या था, इसी बॉन्ड एनर्जी को कैलकुलेट करना। अब इस बॉन्ड एनर्जी का जो वैल्यू आया इट मस्ट बी इक्वल टू Hc/लेमडा मैक्स, और यहाँ से हो जाएगा ये जो एनर्जी है y-3x/2 किलो जूल में है। देखो ये जो एनर्जी लिखेंगे यहाँ पे, एच का वैल्यू होता है प्लांक कांस्टेंट जो है, इसका यूनिट होता है जूल सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट ये भी लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे एनर्जी आएगा जूल में, और यहाँ पे जो वैल्यू है एक्स और वाई किलो जूल में बोला था, तो इसको भी जूल में बदल दो, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी जूल में आ गया। अब यूनिट यहाँ पे बराबर हो गया। अब फिर यहाँ देखो लेमडा कैसे लिख सकते हैं, लेमडा मैक्स जो है उसका वैल्यू आएगा। अब देखो यहाँ पे एक और ध्यान देना, मिस्टेक हो सकता है, ये पर मोल के लिए है, पर मोल, समझे, ये जो एनर्जी दिया है पर मोल के लिए है। और ये जो हमने एनर्जी लिखा है फोटोन का एनर्जी Hc/लेमडा वो एक फोटोन के लिए है। तो पर मोल के लिए 1 मोल फोटोन लेना पड़ेगा, मीन्स यहाँ पे Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझे। तो यहाँ से जो लेमडा मैक्स आएगा Na टाइम्स ऑफ Hc, Na टाइम्स ऑफ Hc, और डिवाइड किसे कर देंगे यहाँ पे 1000 इंटू y-3x/2। इसको लिख सकते हैं Na इंटू Hc डिवाइडेड बाई 500 2y-3x। तो जो फोटोन है उसका जो, तो जो फोटोन है उसका मैक्सिमम वेवलेंथ कितना होना चाहिए, कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 4 में मैच कर जाएगा। तो चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है इफ फॉर लिथियम 2 प्लस आयन इलेक्ट्रॉन इज इन ट्रांजिशन बिटवीन एनर्जी लेवल सच दैट सम ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 4 एंड डिफरेंस इज 2, then find wavelength in centimeter emitted for transition between these energy level। तो देखो दो एनर्जी लेवल के बीच ट्रांजिशन हो रहा है, तो मान लो एनर्जी लेवल N1 और N2 रहा होगा। तो बोल रहा है कि इस एनर्जी लेवल का जो सम है उसका वैल्यू 4 है, मीन्स N2 प्लस N1 इज इक्वल टू 4, और इनका जो डिफरेंस है N2 माइनस N1 इसका वैल्यू 2 है। तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके N1 N2 निकाल लेते हैं। तो देखो इनको ऐड करेंगे तो 2 N2 इज इक्वल टू 6 आ रहा है, मीन्स N2 इज इक्वल टू हो गया 3, और N2 का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके N1 निकाल सकते हैं। N1 का वैल्यू आ रहा है 1। तो यहाँ से पता लग गया कि जो इलेक्ट्रॉन है N इक्वल टू तीसरे एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल मीन्स फर्स्ट सेल में ट्रांजिशन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन तो जंप कर जाएगा तीसरे से पहले सेल में, और जो एनर्जी में डिक्रीजमेंट आया है उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से एक फोटोन इमिट होगा, समझे। और उस फोटोन का जो एनर्जी होगा H न्यू होता है,
या फिर इसी को लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा, और इसी लेमडा को पूछ रहा है वेवलेंथ को। तो हम लोग कैसे वेवलेंथ लिख सकते हैं, यहाँ पे सीधे जिसको इक्वेशन पता होगा लिख सकता है 1/λ इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इंटू रीडवर्क कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे हो जाएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो देखो जिंक जो लिथियम है उसके लिए एटॉमिक नंबर जेड का वैल्यू कितना होगा 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर इंटू रीडवर्क कांस्टेंट यहाँ पे हो जाएगा इंटू 1/n1 का वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस n2 का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 8 इंटू आर एच। यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, लेमडा इजकल टू 1/8 इंटू आर एच हो गया। अब क्वेश्चन में रीडवर्क कांस्टेंट का वैल्यू दे रखा है, देखो रीडवर्क कांस्टेंट का वैल्यू दिया है, उसको पुट कर लेंगे यहाँ पे, तो 1.1 इंटू 10⁵ सेमी इनवर्स है। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/8 इंटू 1.1 इंटू 10⁻⁻5 सेमी, और आंसर भी सेंटीमीटर में ही देना है। तो देखो अब यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे 10⁻⁻8 सब में है, तो इसको 10⁻⁻8 की ऑर्डर में कन्वर्ट कर लो, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 1.1। अच्छा देखो इनको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स 100 के पास आसपास आएगा ये वैल्यू, और 100 के आसपास वैल्यू देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, फर्स्ट वाले में, तो डिवीजन करने की जरूरत नहीं था, समझे। इसको डिवाइड करने पे आएगा 114, इसको डिवाइड करने पे क्या आएगा 114 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो जो यहाँ से फोटोन इमिट हुआ है उसका वेवलेंथ है 114 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है इफ परसेंटेज ऑफ N2 above a liquid solution is 80% at a total pressure of 10 atm, then find the mole fraction of N2 gas dissolved in solution। तो हेनरी लॉ से रिलेटेड इक्वेशन पूछ दिया। अब यहाँ पे देखो गिवन है हेनरीज कांस्टेंट फॉर N2 इज 7.6 इंटू 10⁻7 mm ऑफ Hg। यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन में बोल रहा है स्टार्टिंग में इफ परसेंटेज ऑफ N2 एबव ए लिक्विड इज 80% और टोटल प्रेशर दिया है, तो अपने को हेनरी लॉ में अगर मोल फ्रैक्शन N2 का निकालना है तो N2 का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू हेनरी लॉ हेनरी कांस्टेंट इनटू इसका मोल फ्रैक्शन लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन में तो टोटल प्रेशर दे रखा है 10 atm। तो अपना सबसे पहले काम क्या है, यहाँ से प्रेशर ऑफ N2 निकालो, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 निकालो, तो जितना इसका परसेंटेज है टोटल प्रेशर में उतना इसका कंट्रीब्यूशन होगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 क्या हो जाएगा P टोटल 10 atm का 80%, समझे। तो यहाँ से आ गया 8 atm। तो N2 जो अकेला है वो 8 atm का प्रेशर लगा रहा है, और बाकी सारे गैस लगा रहे होंगे 2 atm। तो अपने को तो N2 का मोल फ्रैक्शन बताना है, मीन्स N2 के पार्शियल प्रेशर से मतलब है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 8 atm इज इक्वल टू, अच्छा ये एटीएम में वैल्यू रख रहे हैं एटीएम में, और हेनरी कांस्टेंट किस में दिया है देखो mm ऑफ Hg दिया है, तो उसको भी एटीएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 7.6 इंटू 10⁻7 हो गया। अच्छा mm ऑफ Hg है, एटीएम में कन्वर्ट करने के लिए 760 से डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पे आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा, देखो इसको लिख सकते हैं 760
इंटू 10⁵ अपॉन 760 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। तो यहाँ से सॉल्व करने पे मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना आ रहा है? जो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 आ रहा है वो आएगा 8 इंटू 10⁻⁵। तो ऑप्शन इसका सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 0.25 ग्राम of organic compound on combustion produces CO2 gas and H2O liquid. When residual gases passes through potash solution, its mass increases by 0.18 ग्राम। अच्छा, पोटाश सॉल्यूशन से जब पास करेंगे तो इसका मास क्यों इंक्रीज कर गया? क्योंकि पोटाश सॉल्यूशन जो है CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, समझे? CO2 गैस को एब्जॉर्ब किया होगा पोटाश सॉल्यूशन। पोटाश सॉल्यूशन होता है बेसिक और CO2 गैस है एसिडिक। तो यहाँ से अपने को CO2 का वेट पता चल गया। वेट ऑफ CO2 गैस कितना है? 0.18 ग्राम। फिर आगे देखो, बोल रहा है व्हेन पास थ्रू एनहाइड्रस CaCl2 द इंक्रीज इन मास ऑफ CaCl2 इज 0.15 ग्राम। तो एनहाइड्रस CaCl2 जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो इसका वेट बढ़ गया 0.15 ग्राम। मीन्स पानी का जो वेट है, वेट ऑफ H2O वो मिल गया 0.15 ग्राम। ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाने के बाद CO2 का वेट पता चल गया, पानी का वेट पता चल गया। तो अपने को मोल निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर मान लो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड रहा होगा CXHYOZ, तो यहाँ से बनेगा CO2 और H2O। तो जितना मोल यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक मोल में जितना मोल कार्बन का होगा उतना ही मोल CO2 बनता है, और जितना मोल हाइड्रोजन होगा उसका हाफ मोल पानी बनेगा। तो देखो अपने को ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन का वेट परसेंटेज बताना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कार्बन का कितना वेट है और हाइड्रोजन का कितना वेट है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए अपने को कार्बन का मोल और हाइड्रोजन का वेट मोल आना चाहिए, तब तो इसका वेट निकाल पाएंगे और फाइनली आंसर निकाल पाएंगे। तो देखो यहाँ से अपने को CO2 का वेट पता चल गया, तो CO2 का मोल लिख सकते हैं यहाँ से। मोल ऑफ CO2, मोल ऑफ CO2 क्या हो जाएगा? इसका वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास। अब जितना मोल CO2 का है उतना ही मोल कार्बन का है, मोल ऑफ कार्बन। तो कार्बन का हम लोग यहाँ से वेट लिख सकते हैं, वेट ऑफ कार्बन। जो इसका मोल आ रहा है 0.18 डिवाइडेड बाई 44। इसमें क्या करेंगे? कार्बन का मोलर मास मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका अप्रोक्स वैल्यू आएगा 0.05 ग्राम। तो कार्बन का वेट आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? H2 का वेट निकालेंगे, हाइड्रोजन गैस का। तो यहाँ से देखो मोल ऑफ, पहले H2O निकालो, पानी का जो मोल आएगा वो कैसे निकालेंगे? तो इसका वेट डिवाइडेड बाई पानी का मोलर मास। तो यहाँ से पानी का मोल आ गया। अपने को अगर H का मोल निकालना होगा, मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑर्गेनिक कंपाउंड में निकालना होगा। तो जो भी ये मोल आया पानी का, इसका 2 टाइम्स होगा, 0.15 डिवाइडेड बाई 18। इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए तो हाइड्रोजन का मोल आ गया। अब हाइड्रोजन का वेट कैसे लिखेंगे? वेट ऑफ H। तो यही जो मोल है इसका वेट हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो एटॉमिक फॉर्म में है इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 1। अगर मोलिकुलर फॉर्म में रहता है H2 तो इसका मोलर मास 2 होता है। तो इसका वैल्यू आएगा अप्रोक्स, कैलकुलेशन करने पे 0.017 ग्राम। अब देखो यहाँ से अपने को कार्बन का और हाइड्रोजन का वेट पता चल गया, तो हम लोग निकाल सकते हैं वेट ऑफ ऑक्सीजन। जो सैंपल लिया था वो देखो 0.25 ग्राम लिया था, तो 0.25 ग्राम में 0.05 ग्राम अपना कार्बन है और 0.017 ग्राम ये हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन का वेट हो गया।
ये कार्बन का वेट हो गया। तो ये जो रिमेनिंग वेट बच जाएगा यहाँ से, जो रिमेनिंग वेट आएगा यहाँ से क्या आ जाएगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन, और इसका वैल्यू आएगा अप्रोक्स 0.183 के आसपास आएगा ग्राम। तो क्वेश्चन में यहाँ पे ऑक्सीजन का वेट वेट नहीं पूछा है, मास परसेंटेज, मतलब वेट का परसेंटेज पूछा है। तो इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे, वेट परसेंटेज ऑफ, मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज एक ही बात होता है केमिस्ट्री में, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मास कितना है, यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए हम लोग, 0.183 डिवाइडेड बाई टोटल वेट कितना है सैंपल का, 0.25 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्स इसका वैल्यू आएगा 73.3% के आसपास। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना था। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें बोल रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना है। यहाँ पे देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन दिया है। तो सबसे पहले देखो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे, तो लिख सकते हैं आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहा हूँ उसी, 2s2 2p2। नाइट्रोजन के लिए हो जाएगा 2s2 2p3। ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा 2s2 2p4, और फ्लोरीन के लिए हो जाएगा 2s2 2p5। तो देखो फर्स्ट नहीं कंपेयर करना है, सेकंड कंपेयर करना है, मतलब कार्बन प्लस बनाओ पहले और सी प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो हो जाएगा 2s2 2p1। ऐसे ही एन प्लस, नाइट्रोजन से एन प्लस बनाओ पहले, तो एन प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2s2 2p2, और ऑक्सीजन से O प्लस बनाओ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल के, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2s2 2p3, और F प्लस बनाएंगे F से, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2s2 2p4। अब देखो हम लोग जनरली जानते हैं लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है, लेकिन कहीं कहीं एक्सेप्शन आता है। अगर फुली फील्ड या हाफ फील्ड आ जाए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो उस एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी जस्ट नेक्स्ट वाले एलिमेंट से ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे देखो कार्बन से ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, एन प्लस का। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करेंगे तो कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का ही ज़्यादा होगा। अब फिर देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का। और देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का ज़्यादा हो गया। लेकिन ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कंपेयर करो, तो ऑक्सीजन में देखोगे O प्लस के पास हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जबकि फ्लोरीन का हाफ फील्ड नहीं है। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन में किसका ज़्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन फ्लोरीन से भी ज़्यादा हो जाता है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करेंगे तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, समझे। तो ये कौन सा ऑप्शन इसमें मैच करेगा, कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन का, उससे ज़्यादा फ्लोरीन का, और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का होगा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है एमंग द फॉलोइंग स्पीसीज O2 प्लस N2 माइनस N2 माइनस एंड O2 माइनस विच हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर एज वेल एज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अच्छा बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करना है, तो देखो इसका एक ट्रिक है, एमओटी से कैलकुलेट करते हैं, और इसमें अगर 14 इलेक्ट्रॉन है, N2 के लिए 14 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 3। अगर किसी भी दूसरे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए अगर कंपेयर करना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो देखेंगे मान लो उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, उसके पास मान लो n इलेक्ट्रॉन है, तो n का 14 में से डिफरेंस ले लो, इसका मैग्नीट्यूड लेना है, समझ गए, n का 14 में से डिफरेंस और डिवाइडेड बाई 2 कर दो। तो जो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर है 3, उसमें से घटा लेते हैं, समझे, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ जाएगा किसी भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का।
करना क्या है, नाइट्रोजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर 3, उसमें से घटा लेना है। क्या घटाओगे, तो जो जैसे मान लो कोई दूसरा डायटोमिक मॉलिक्यूल दिया है, उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n, तो n में से 14 घटाओ, उसका हाफ कर दो, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। तो देखो O2 प्लस के लिए अगर देखेंगे, O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर अगर लिखेंगे O2 प्लस का, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, O2 के पास तो 16 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब 15 बचा। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 में से 15 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5। अब यहाँ पे देखो, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, एमओ डायग्राम बनाएंगे तो इसका, देखो एमओ डायग्राम बना के इसका चेक कर लेंगे, तो इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आता है। O2 के पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, जो O2 है इसके पास दो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन O2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा, मीन्स ये है पैरामैग्नेटिक। अब दूसरा देखो N2 माइनस, N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, अगर N2 रहता तो 3 आता, N2 माइनस के पास इलेक्ट्रॉन हो गए 15, तो 15 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 2.5। अच्छा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एमओ डायग्राम बना के चेक कर लेना, तो इसको क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। ऐसे ही N2 माइनस, इसमें देखो 16 इलेक्ट्रॉन हो गया है, तो O2 माइनस, इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन है, ये तो ऑक्सीजन के जैसे दिख रहा है। तो जो N2 माइनस है, N2 माइनस, इसका बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन के बराबर आएगा, और इसमें दो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया। ऐसे ही O2 माइनस, इसके पास देखेंगे तो 17 इलेक्ट्रॉन है, तो जो दो इलेक्ट्रॉन थे ना O2 में जब देखोगे एमओ डायग्राम बनाओगे तो दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, एक मिलेगा पाई स्टार 2p वाई में, और दूसरा मिलेगा पाई स्टार 2p जेड में। तो O2 माइनस एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट किया है, तो एक इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो गया है, तो इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो देखो 3 में से क्या करेंगे, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, तो 17 माइनस 14/2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.5, और ये भी पैरामैग्नेटिक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है विच हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर एज वेल एज पैरामैग्नेटिक। तो देखो सेम बॉन्ड ऑर्डर और पैरामैग्नेटिक सिर्फ O2 प्लस और N2 माइनस में ही है, बॉन्ड ऑर्डर 2.5, और दोनों पैरामैग्नेटिक है। तो O2 प्लस और N2 माइनस, मतलब ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पे चार कॉम्प्लेक्स दिया है ABCD। बोल रहा है द वेवलेंथ एब्जॉर्ब बाय द एबव कॉम्प्लेक्सेस आर इन द ऑर्डर ऑफ। अच्छा, वेवलेंथ का ऑर्डर पूछ रहा है, तो कॉम्प्लेक्स लाइट को क्यों एब्जॉर्ब करता है, अगर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे स्प्लिटिंग हो जाता है d ऑर्बिटल का, और यहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी आता है डेल्टा O। तो होता क्या है, अगर T2g में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मान लो T2g में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लाइट से मिलने वाले फोटोन को, एक फोटोन को जिसका एनर्जी होता है एच न्यू, या फिर लिख सकते हैं hc/λ, तो उस फोटोन को एब्जॉर्ब करके जंप कर जाता है Eg में, समझे। और यहाँ पे होता है डी डी ट्रांजिशन, जिसके वजह से कलर आता है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है किस, मतलब वेवलेंथ का यहाँ पे अपने को करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए अपने को कंपेयर करना पड़ेगा कि किस केस में ज़्यादा स्प्लिटिंग हो रहा है। जिसमें स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा, देखो स्प्लिटिंग अगर बढ़ेगा, स्प्लिटिंग कैसे बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, अगर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड अगर इंक्रीज हो रहा है, तो स्प्लिटिंग इंक्रीज होगा। स्प्लिटिंग इंक्रीज होगा, मतलब यहाँ से जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, जिस फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा उसका फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि देखो स्प्लिटिंग इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे ये जो फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है इसका एनर्जी स्प्लिटिंग एनर्जी के बराबर होना चाहिए।
तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड बढ़ेगा तो स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ेगा, मीन्स जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा और वेवलेंथ क्या होगा, घटेगा। तो अपने को वेवलेंथ का ऑर्डर बताना है। तो देखो, अगर इस लिगेंड का हम लोग ऑर्डर बता दिए, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड का इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर हुआ तो वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा, समझे। और ऑप्शन ए बी सी डी में देखो, तीनों में कोबाल्ट है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तीनों में +3 +3 +3। तो फिर यहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी को कैसे डिटरमाइन करेंगे, लिगेंड के स्ट्रेंथ से। यहाँ पे पहले वाले में साइनाइड है और दूसरे में 5 अमोनिया है, और सी वाले में देखो पानी है H2O कोबाल्ट के लिए ए बी स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम कर जाता है, और COF6 3- फ्लोराइड है तो ए वीक फील्ड लिगेंड होगा। तो पहले केस में साइनाइड है जो बहुत सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पहले केस में जो स्प्लिटिंग आएगा डेल्टा ए वो सबसे ज़्यादा होगा। दूसरे केस में जो स्प्लिटिंग एनर्जी आएगा डेल्टा बी वो और थोड़ा कम होगा, और सी वाले केस में जो स्प्लिटिंग एनर्जी आएगा वो थोड़ा और कम आएगा, और सबसे कम स्प्लिटिंग एनर्जी आएगा डी में। तो देखो, डी में स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, मीन्स ये जो गैप है T2G और EG का, ये गैप बहुत कम होगा, डेल्टा ये जो डी वाला है वो बहुत कम होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जंप करना है T2 से EG में, तो बहुत कम एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करके जंप कर सकता है, समझे। मतलब बहुत कम एनर्जी, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा इसका, बहुत ज़्यादा। वेवलेंथ ज़्यादा तो एनर्जी कम, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किस केस में लगेगा, डी वाले केस में, समझे। उससे कम वेवलेंथ सी वाले केस में, उससे कम वेवलेंथ का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा बी वाला कॉम्प्लेक्स, और सबसे कम वेवलेंथ वाला फोटोन एब्जॉर्ब करेगा ए वाला कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ए वाला कॉम्प्लेक्स सबसे कम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, जो फोटोन होगा सबसे कम वेवलेंथ का उसको एब्जॉर्ब करेगा, मीन्स इसमें एनर्जी उस फोटोन के पास बहुत ज़्यादा होगा, समझे, क्योंकि यहाँ पे एक एक केस में स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है एलिमेंट एक्स इज द लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 7 of periodic table which form oxoanion in +6 oxidation state. The color of potassium salt of oxoanion is, यहाँ पे देखो ग्रुप 7 लिखा है, रोमन वर्ड यूज नहीं किया है, IUPAC का नंबरिंग यूज किया है, मीन्स ग्रुप 7 में देखेंगे तो ये मैग्नीज आएगा। हेलोजन की बात नहीं कर रहे हैं, मैग्नीज फैमिली की बात कर रहे हैं। मैग्नीज के नीचे जो भी आएगा तो उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कि देखो, फर्स्ट एलिमेंट लाइटेस्ट एलिमेंट मैग्नीज हो जाएगा, इसके नीचे आएगा TC RE, इनसे कोई मतलब ही नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट जो ग्रुप 7 का है, ये बोल रहा है कि ये ऑक्सो एनायन फॉर्म करेगा +6 में, तो इसका +6 में ऑक्सो एनायन क्या होता है, MnO4 2-। अब इसका पोटेशियम सॉल्ट लेना है, तो पोटेशियम सॉल्ट हो जाएगा K2MnO4। अब इसका कलर पूछा है, तो देखो इसका कलर तो सबको पता रहता है, ग्रीन कलर का होता है, लेकिन क्वेश्चन को घुमा के दिया था, समझे। तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है इन जनरल टेस्ट ऑफ Barium 2+ एंड Ca2+, गिव द रेस्पेक्टिव टेस्ट एज। मतलब Barium 2+ और Ca2+ कौन से टेस्ट देते हैं, तो देखो एक ग्रुप फिफ्थ ग्रुप के कैटायन है जिसमें Barium 2+, Ca2+, Strontium 2+ आते हैं। तो इनके लिए जो ग्रुप रिएजेंट होता है अमोनियम कार्बोनेट होता है, अमोनियम कार्बोनेट, और कार्बोनेट आयन ज़्यादा ना मिले इसलिए इसको बफर करके रखते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। तो यहाँ पे देखो ये जो आयन है कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके मेटल कार्बोनेट का वाइट पीपीटी देते हैं, मीन्स यहाँ पे दोनों के लिए कार्बोनेट, दोनों में क्या होगा, कार्बोनेट का टेस्ट देंगे कार्बोनेट आयन के साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें बोल रहा है सेलेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे फर्स्ट में बोल रहा है कार्बन हैज कार्बन कैन हैव निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड। रख ही सकता है, सारे हाइड्रोकार्बन में क्या है, कार्बन पे निगेटिव ही तो है ऑक्सीडेशन स्टेट।
और देखो सेकंड में क्या बोल रहा है, CO2 इज मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड एमोंग ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, ये भी करेक्ट है। कार्बन हैज लीस्ट कैटेनेशन प्रॉपर्टी इन दिस ग्रुप, तो ये बात गलत है। समझे, अपने को इनकरेक्ट ही बताना था, मतलब ये है आंसर। कार्बन का कैटेनेशन प्रॉपर्टी तो पूरे पेरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है, तो अपने ग्रुप में तो ज्यादा होगा ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 दिया है, टू डिफरेंट अल्डिहाइड ऑन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ऑलवेज गिव 4 प्रोडक्ट। ये तो गलत हो गया, क्योंकि देखो अगर इस टाइप का कोई अपना अगर अल्डिहाइड है जिसमें दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, CH3, इसको लिख लो, इनमें दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन कराएंगे तो 4 प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर किसी एक अल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, समझे, जैसे मान लो बेंजल्डिहाइड ले लिए, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और यहाँ पे ले लिए CH3C डबल बॉन्ड OH एसिटल्डिहाइड, तो यहाँ पे अगर क्रॉस एल्डोल कराएंगे तो 4 प्रोडक्ट तो नहीं आएगा। समझ गए, 4 प्रोडक्ट तो नहीं आएगा, मीन्स स्टेटमेंट 1 क्या है, इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है, एमंग बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन ओनली एसिटोफिनोन रिएक्ट विथ सेमी कार्बोजाइड, तो सेमी कार्बोजाइड क्या होता है, यूरिया का डेरिवेटिव है, NH2C डबल बॉन्ड O NH, यहाँ पे जो यूरिया में यहाँ पे है NH, यहाँ पे लगा सकते हैं हम लोग, मान लो NH2 कर दिए, तो सेमी कार्बोजाइड यहाँ पे कोई भी डेरिवेटिव यहाँ पे ले सकते हैं। तो देखो एसिटोफिनोन और एसिटोफिनोन और बेंजल्डिहाइड दोनों में CHO ग्रुप है, CO ग्रुप है, तो यहाँ पे जो CO है R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कुछ भी हो, H हो या R हो, ये NH2 में जो हाइड्रोजन दिख रहा है ना दो, इसके साथ रिएक्ट करके यहाँ से पानी निकल जाता है, मीन्स रिएक्शन तो कर जाता है। तो ए ऑप्शन में बोल रहा है ओनली एसिटोफिनोन रिएक्ट करेगा, ये गलत है, क्योंकि एसिटोफिनोन हो एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो, दोनों रिएक्ट कर जाते हैं, तो ये गलत हो गया। मीन्स बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। चलो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 है, सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, तो एक देखते ही पता चल रहा है करेक्ट है। देखो स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन दिया, CH3 और CH3 एक दूसरे से एंटी पोजीशन पे है, तो मोस्ट स्टेबल होगा ही। दूसरा बोल रहा है एज डाईहेड्रल एंगल इंक्रीजेस स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, तो ये गलत हो गया। डाईहेड्रल एंगल यहाँ पे देखो, डाईहेड्रल एंगल अगर यहाँ पे देखेंगे तो 0 है, आमने सामने है, लेकिन अगर ये वाला मान लो पीछे वाला जो मिथाइल ग्रुप है वो थोड़ा सा रोटेट कर गया इधर की ओर, मान लो θ डिग्री से 60 डिग्री से रोटेट कर गया, तो अगर यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल तो डाईहेड्रल एंगल कितना हो गया फिर 60 डिग्री, तो डाईहेड्रल एंगल इंक्रीज करने से मिथाइल और मिथाइल में रिपल्सन कम हो रहा है, तो स्टेबिलिटी बढ़ता है ना, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है घट रहा है, तो ये गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 इसका करेक्ट होगा, लेकिन सेकेंड वाला इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 दिया है, RMGX रिएक्ट विथ CO2 फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट विच रिएक्ट विथ अमोनिया देन रिएक्ट विथ NaOCl फॉर्म प्रोडक्ट which further react with chloroform बेसिक मीडियम में, एंड फाइनल प्रोडक्ट इज RNC, तो ये देखो करेक्ट ही है। यहाँ पे RMGX के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे, RMGX अगर CO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, देखो R पे जो माइनस है वो यहाँ पे अटैक करेगा, और फाइनली ये क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O-, और एसिडिफिकेशन करा रहा है तो यहाँ से H+ इसको मिल जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH, और फिर यहाँ पे दिया अमोनिया के साथ हीट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा अमाइड CONH2, और फिर इसमें बोल रहा है, देखो इसको NaOH से रिएक्शन करा रहा है, तो NaOH सॉरी
NaOCl है। NaOCl का मतलब है कि बेसिक मीडियम में Cl2 गैस पास किया है। तो ये हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन की तरह है, यहाँ पे क्लोरीन यूज किया है, तो यहाँ पे बनेगा RNH2। CO यहाँ से क्या हो जाएगा, CO2 के फॉर्म में बाहर चला जाएगा, और फिर यहाँ पे क्लोरोफॉर्म के साथ बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराने पे यहाँ पे बनेगा RNC। तो स्टेटमेंट 1 क्या है, करेक्ट है। और स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है RNC ऑन हाइड्रोलिसिस गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये तो गलत हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देगा, अमाइन देगा। समझे, अगर RCN होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो गया, मीन्स फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट। इसका ऑप्शन थर्ड सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है एनिलीन 9.3 ग्राम है, ऑन रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड फॉर्म X 11 ग्राम, फाइंड द परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो एनिलीन का रिएक्शन कराया है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा रहा है। तो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लोग लिख सकते हैं CS। यहाँ पे देखो NH, और यहाँ पे देखो एनिलीन का जो लोन नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा और ये ग्रुप लीव कर जाता है, तो इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट तो बहुत ईजी है बनाना। मान लो प्रोडक्ट बन गया, इसको बोलना है X है, और एनिलीन का 9.3 ग्राम लिया था, और इसमें जो प्रोडक्ट बना X ग्राम फॉर्म हो रहा है, एसिटिक एनहाइड्राइड फॉर्म X जो है, सॉरी X जो है 11 ग्राम फॉर्म हो रहा है, X जो है 11 ग्राम फॉर्म हुआ है, तो परसेंटेज यील्ड बताना है। तो यहाँ पे देखो एनिलीन का जो है अपने को पहले मोल निकालना पड़ेगा, तो इसका मोल आएगा 9.3, इसका मोलर मास है 93, तो इसका मोल आ गया 0.1। जो X बना इसका अगर मोलर मास देखेंगे, मोलर मास ऑफ X जो है वो आएगा 135 ग्राम। अब अपने को यील्ड बताना है, परसेंटेज यील्ड। तो देखो परसेंटेज यील्ड क्या होगा, तो कितना इसका वेट, अपने को कितना इसका मोल बना, तो इसका मोल निकालना पड़ेगा, इसका वेट अपॉन मोलर मास से डिवाइड करके। तो जो प्रोडक्ट है उसका मोल मिल गया, डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कितना मोल लिए थे 0.1, इंटू यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका जो वैल्यू है अप्रोक्स वैल्यू आएगा 81.448। देखो कैलकुलेशन करने के बाद इसका वैल्यू ऑप्शन 3 से मैच कर जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है हाउ मेनी ट्राई पेप्टाइड्स आर पॉसिबल व्हेन फॉलोइंग 3 अमीनो एसिड मेक ट्राई पेप्टाइड। अच्छा, कितने ट्राई पेप्टाइड पॉसिबल है, 3 अमीनो एसिड लिया है, ग्लाइसिन, एलानिन और वैलिन। तो देखो ग्लाइसिन को अगर एक किनारे पे रखेंगे टर्मिनल पे, तो एलानिन और वैलिन को इंटरचेंज करके दो पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, वैलिन और एलानिन। तो एक ग्लाइसिन को एक टर्मिनल पे रख दिए, फिर क्या कर सकते हैं, एलानिन को एक टर्मिनल पे रख दो। तो एलानिन को अगर एक टर्मिनल पे रखते हैं तो ग्लाइसिन और वैलिन को इंटरचेंज कर सकते हैं, वैलिन और ग्लाइसिन। अब एक और केस बनेगा जिसमें एक टर्मिनल पे वैलिन रखो और एलानिन और ग्लाइसिन को इंटरचेंज कर सकते हैं। वैलिन एक टर्मिनल पे है, ग्लाइसिन और एलानिन इंटरचेंज हो गया, तो टोटल 6 हम लोग क्या बना सकते हैं, ट्राई पेप्टाइड बना सकते हैं। तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है ये रिएक्शन लिखा है और बोल रहा है ऑब्जर्व द एबव रिएक्शन एंड सेम रिएक्शन इज कैरिड आउट विद द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पे सेम रिएक्शन बोला है, मीन्स एक्स और वाई, एक्स यहाँ पे अल्डिहाइड हो गया और वाई एक कीटोन है। बोल रहा है एक्स एंड वाई कैन डिफ्रेंशिएटेड बाई फेलिंग सॉल्यूशन।
तो फेलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड तो फेलिंग टेस्ट देगा लेकिन कीटोन नहीं देगा, तो फर्स्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अच्छा, 2,4 डीएनपी टेस्ट अल्डिहाइड कीटोन दोनों दे देंगे तो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड दोनों के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर लेता है, एल्डिहाइड हो या कीटोन। और ल्यूकास टेस्ट दिया ये तो अल्कोहल के लिए लगता है। मीन्स ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ मोर सिग्मा बॉन्ड एंड चार्जेस फार अपार्ट आर मोर स्टेबल। तो देखो एक तो गलत हो गया, क्योंकि देखो चार्जेस अगर होंगे तो लाइक चार्जेस फार अपार्ट होने चाहिए, अनलाइक चार्जेस तो पास पास होने चाहिए तो ज़्यादा स्टेबल होता है। मीन्स ए इसका इनकरेक्ट हो गया। स्टेटमेंट बी में बोल रहा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सोज प्लस आई और माइनस आई डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप दे आर अटैच्ड विथ। तो देखो जिसमें डबल बॉन्ड होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट किस ग्रुप से कनेक्ट है उसी पे डिपेंड करता है। अगर ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लगेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने लगता है और माइनस आई इफेक्ट की तरफ बिहेव करने लगता है, तो ये बात करेक्ट है। और स्टेटमेंट सी में बोल रहा है कार्बन आयन विथ मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर आर मोर स्टेबल। ये भी सही है, जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी, तो ये भी करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट डी में बोल रहा है इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बोनिल ग्रुप माइनस ए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज रेस्पॉन्सिबल वाइल इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन प्लस इज रेस्पॉन्सिबल। ये भी करेक्ट है। देखो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा कार्बोनिल पे, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा यहाँ पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, समझे। जो रिएक्शन होगा तो O पे आ गया माइनस H न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आने के वजह से जो सबस्ट्रेट था उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसको बोलते हैं माइनस आई, मतलब माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अगर यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रोफाइल न न्यूक्लियोफाइल ना आके इलेक्ट्रोफाइल आता, जैसे मान लो कहीं डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन चेन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ऐसे मान लो CH3 है, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल आता तो इलेक्ट्रोफाइल आने की वजह से क्या होगा, ये जो अपना कार्बन चेन दिख रहा है हाइड्रोजन तो कहीं अटैच हो जाएगा और इस जो अपना रिएजेंट था सबस्ट्रेट था उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इलेक्ट्रोफाइल के आने की वजह से सबस्ट्रेट पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसको बोलते हैं प्लस ई, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है। तो अगर देखो न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा कार्बोनिल पे तो माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, सही बात है। वाइल इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अगर कहीं इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड होगा तो इसको बोलेंगे प्लस ई, मतलब प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो ये बात स्टेटमेंट जो है डी वाला करेक्ट दिख रहा है। और स्टेटमेंट ई में बोल रहा है एल्कीन हैविंग मोर अल्काइल ग्रुप्स हैव मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो ये तो गलत हो गया। देखो एल्कीन मान लो कोई डबल बॉन्ड है, अब इसके पास जितना ज्यादा यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होगा, अल्काइल ग्रुप उतना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, और अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, और स्टेबिलिटी बढ़ने से जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा वो कम आ जाएगा। मीन्स ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी सी एंड डी, बी सी एंड डी, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो तो ये रहा जो चौथे दिन जेमेन का सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका डिस्कशन। तो पेपर अच्छा ही था। चलो फिर मिलते हैं जेमेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।